So when I look at the mirror, I don't see myself as a major general. मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि आप जो लॉज हैं कंट्री के उनको फॉलो करो। हम ज्वाइन करते हैं दूसरों को मारने के लिए, दुश्मन को मारना है हमको, खुद जाके मरना नहीं है। तो लाइफ इज अ बुक ऑफ मेनी चैप्टर्स। 58, then at 59, then at 62, and next year I'll be 67. I'll do my fourth eye. नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है MSI टॉक शो में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम उन पर्सनालिटी से मिलते हैं जिन्होंने अपनी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन के साथ लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही पर्सनालिटी जिनकी अचीवमेंट सिर्फ यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं है। ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड मेजर जनरल, renowned motivational speaker एंड इनक्रेडिबल आयरन मैन फिनिशर। उनकी लीडरशिप इंडियन आर्मी से लेकर पब्लिक लाइफ तक लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। चलिए आज हम उनसे सीखते हैं लीडरशिप, डिसिप्लिन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस, फिटनेस, सक्सेस, which will be helpful for lot of students and professionals. So I give a warm and huge warm welcome to Major General Vikram Dev Dogra. Sir, welcome to MSI, and it's our honor and privilege to have you with us today. Thank you so much for having me here. Sir, Major General, Iron Man, motivational speaker. अगर आपको एक लाइन में इस चीज़ को डिस्क्राइब करना हो तो what is that line? एक्चुअली ये तीनों चीज़ें मेरे लिए केवल एक मोमेंट्स थी। देयर वर टाइम्स इन माय लाइफ। पहले मैंने आर्मी ज्वाइन की, सो आई वाज राइजिंग थ्रू द रैंक्स एंड बिकेम अ मेजर जनरल। देयर आफ्टर आई डिसाइडेड टू डू आयरन मैन। तो आयरन मैन एक इवेंट थी, एक अचीवमेंट बाय हार्ड वर्क, ट्रेनिंग एंड बीइंग अ स्पीकर वाज, क्योंकि मैं सोच रहा था कि हाउ कैन आई गिव बैक टू द सोसाइटी। सो फॉर दैट आई बिकेम अ स्पीकर। So I think they were all phases of my life, which I enjoyed each phase, and I am now still enjoying the last two, that is the speaker phase and the Iron Man phase. Great, sir. Sir, the nation knows you as a decorated army general and an Iron Man. But when you look in the mirror, how do you define yourself beyond your ranks and achievements? So when I look at the mirror, I don't see myself as a major general. ना मैं अपने आप को आयरन मैन देखता हूँ, ना मैं अपने आप को स्पीकर या मोटिवेटर देखता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये सब एक फेज़ थे मेरी लाइफ के, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। अब मेरी आइडेंटिटी, मैं ये समझता हूँ कि मैं जब अपने आप को शीशे में देखता हूँ, मैं देखता हूँ अ पर्सन हु ट्राइज टू परसिवेयर टू गेट टू एक्सीलेंस। हार्डवर्क के साथ मैं समझता हूँ अगर मैं एक्सीलेंस हासिल कर सकता हूँ तो वो ही एक सक्सेस स्टोरी बन सकती है। सो आई सी माई सेल्फ एज समबडी हु इज डिटर्मिन्ड, हु इज हार्ड वर्किंग, हु स्ट्राइव्स फॉर एक्सीलेंस। दैट इज व्हाट आई सी इन द मिरर। Right, sir. Sir, as a army general, can you please tell me, Constitution provide us right, but as a citizen or as a law professional or law students, उनकी क्या ड्यूटी बनती है towards the nation? सो सभी की ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स द नेशन। आर्मी में यू सेड एज अ मेजर जनरल, दैट इज़ माई ड्यूटी बाय माई प्रोफेशन, मगर हम सब सिटीज़न हैं इंडिया के। सो अगर आप लॉ की बात करो या किसी भी सिटीज़न की बात करो, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि आप जो लॉज हैं कंट्री के उनको फॉलो करो। अगर आप वो फॉलो करते हो, लाइक पेइंग योर टैक्सेस, फॉलोइंग द रूल्स, बीइंग अ गुड सिटीज़न, हेल्पिंग अदर पीपल, तो ये आई थिंक दिस इज़ ग्रेट नेशन बिल्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जब आप अपनी योगदान देते हो इन टर्म्स से, उसी से हमारी कंट्री स्ट्रॉन्गर बनती है, उस कंट्री का नाम बनता है, तो दैट इज़ ग्रेट नेशन बिल्डिंग। तो मैं समझता हूँ ये तो सभी के लिए ये नेशन बिल्डिंग में हिस्सा लेना चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि हमको नेशन के लिए कुछ करना है तो हमको फ़ौज ही ज्वाइन करनी है या कोई ऐसी फ़ौज ज्वाइन करनी है जो जाके बॉर्डर पे अपना योगदान देती है। राइट सर। Sir, can you please share any incident related to your school life which will inspire a student and the professional? I don't know अगर कोई मेरा इंसिडेंट ऐसा स्टूडेंट का लोगों को इंस्पायर करेगा, बिकॉज आई वॉज अ वेरी नॉटी स्टूडेंट। Okay. हाँ, सो
मैं पढ़ाई भी करता था बट मेरा फोकस ज़्यादा was on fun and games. Okay. I didn't do badly in my academics. I got 80-85%. In those days it was considered to be pretty good. Right. But I was not like you बोलते हैं ना studious कि पढ़ते ही रहते हैं. तो ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे को बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे लोगों को इंस्पायर करेगा, क्योंकि मैं तो जैसे बोला मैं बहुत नॉटी स्टूडेंट था. सर योर रिलेशन विद सम टीचर और हाँ, दैट ऑफ कोर्स. अभी लाइक इन क्लास 9 देयर वाज अ टीचर जो हमारी टीचर थी इंग्लिश की. एक्चुअली क्लास टीचर थी एंड शी यूज्ड टू टीच इंग्लिश आल्सो. ओके And that was a stage where I was, you know, like I said, being naughty. So there was a girl in my class who I was trying to be friendly with, but वो कोई response नहीं दे रही थी. तो मैंने उसके साइकिल के टायर की हवा निकाल दी और उसने रिपोर्ट कर दिया. तो now Okay. this teacher, वैसे she should have scolded me or she should have, you know, punished me, but she called me and spoke to me and explained to me and counseled me in such a nice manner that after that we became like, you know, apart from teacher and student, we also became like friends because she was so compassionate and she understood what I did, and at that stage it meant a lot to me. तो ऐसे अगर टीचर मिले तो फिर यू नो उससे पूरा जो रिलेशनशिप है टीचर स्टूडेंट का, इंस्टेड ऑफ बीइंग वन ऑफ somebody imposing discipline and the other being only following, it became a very nice relationship where then I was very happy learning from her, and you know my scores also went up. Right, sir. So what inspires you to join Indian Army? Why Indian Army? My situation of joining Indian Army was actually by circumstances, in the sense my father was in the army. Okay. So from the age of 3 and 4 when I started, Sir, his good name? my father was Colonel Dogra, Okay. Devraj Dogra, Okay. and he was commissioned in 1945. So from the time I was 3 or 4, I used to just see him around in his uniform. ऑफिस जाते थे, ऑफिस में कैसे काम होता है, वहाँ पे जो हथियार होते थे, तो ये सब चीज़ें एज अ चाइल्ड बहुत फैसिनेटिंग होती हैं. तो मेरा हमेशा ये था कि मैंने इनकी तरह बनना है. सो स्लोली जब मैं 4-5 साल का हुआ, कोई पूछता था बेटा क्या बनोगे बड़े होके, तो मैं कहता मैंने फ़ौज ज्वाइन करनी है. तो इतना मैं बोलना शुरू कर दिया कि मेरे पेरेंट्स को भी जब कोई पूछता था ये क्या करेगा, वो भी ये कहते थे कि ये फ़ौज ज्वाइन करेगा. सो देयर वाज नेवर एनी अदर थॉट इन माई माइंड उस एज से लेके टिल आई देन वेंट एंड सैट फॉर द NDA एग्जामिनेशन. Okay. So that is how I was fascinated by the army. I was fascinated by my father in uniform. और उन्हीं के इंस्पिरेशन से मैंने आर्मी ज्वाइन किया. Like it's a Gen Z kind of world we are living. तो यहाँ बच्चे सुनते नहीं हैं सर ज़्यादा. They believe in one line. Just let us one line. We will learn that particular line and we will follow that line. तो any line जो आपके फादर ने as a child आपको always motivate करने में कहीं ना कहीं आपको helpफुल रही है. सो माई रिलेशनशिप विद माई फादर तो बहुत ही हमारा अच्छा रिलेशनशिप था, इन द सेंस दैट जब मैं 4-5 साल का ही था तब से मेरे फादर मेरे को पिकनिक पे ले जाते थे. स्नैक चामर्स, वहाँ पे ना स्नैक चामर्स होते थे उन दिनों Right, में. right. सूरजकुंड इलाके में फरीदाबाद के पास जो है Okay. वहाँ दिखाते थे. शिकार के लिए ले जाते थे मेरे को. उन ज़माने में शिकार अलाउड था, तो हम कानपुर में पोस्टेड थे, गंगा के ऊपर बोट लेके डक शूट्स करते थे. Okay. उनके साथ मैंने रैबिट शूट्स की, उनके साथ फैमिली हमने पिकनिक के भी जाते थे इस प्रकार से. तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप था. एंड जब मैं 7 साल का था उन्होंने मेरे को एक एयर गन भी ला के दी थी. Okay. और फिर मेरे को शूटिंग सिखाई उन्होंने. Okay. तो बहुत क्लोजली, इनफैक्ट ही वॉज माई मेंटर एंड माई फर्स्ट हीरो. और उनकी जो एक लाइन में मेरे को अभी भी याद है, इनफैक्ट 2 लाइन मैं बताऊंगा. एक तो ये थी कि इन लाइफ यू शुड टेस्ट एवरीथिंग बट नॉट चू इट. Okay. सो ट्राई एवरीथिंग इन लाइफ, और जो पसंद आए फिर उसको करो आगे. दूसरा वो मेरे को कहते थे कि जब भी कुछ आप लेते हो, खरीदते हो, तो बेस्ट लो, बाय द बेस्ट. डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लोअर देन द बेस्ट. सो ही ऑलवेज बिलीव दैट जो भी काम करते हो उसमें अपना फुल आपको अपना क्षमता दे के टॉप का काम करो आप.
We will also follow these lines in our, like, for future perspective. Sir, today's, like in today's era, the parents are somewhere and somehow pressurizing their child for studies, especially for marks, and like they are putting pressure on their child, and due to that reason the depressions are going on, और उनकी mental strength पे कहीं ना कहीं problem होती है. तो what you want to say, because of course you also having a son and you are having a good relationship with him. So I just want to ask something, your experience, your bond with your child, and what parents should do, that because marks is not everything, I think so. As you are only telling me that you were not studious in your like in your childhood era, so just I want to ask that what you want to say to the parents, that how they should nurture their child so that he or she can grow in a proper manner. तो इसमें मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन, क्योंकि हमारे जो माहौल है इंडिया में उसमें सब चीज़ एकेडमिक मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करती है. हम सोचते हैं कि अगर अच्छे नंबर आएंगे, और ये रियलिटी भी है, तो हम IIT ज्वाइन कर सकते हैं, हम IIMs ज्वाइन कर सकते हैं, हम नीट पास कर सकते हैं. तो जो हमको प्रोफेशन जो हम समझते हैं विच इज़ हाई अप एंड विच वी एस्पायर फॉर, उसके लिए हमको नंबर चाहिए. अब तो पेरेंट्स की एस्पिरेशन है कि मेरा बच्चा अच्छा करे, तो वो चाहता है कि मैं इसको प्रेशराइज़ करूं किसी भी तरीके से. बट ये तो पेरेंट की रिक्वायरमेंट है. चाइल्ड की भी एस्पिरेशन है कि मैं वहाँ पहुँचूँ, बट हो सकता है चाइल्ड की वो कैपेबिलिटी ना हो, यहाँ चाइल्ड उतना हार्ड वर्क नहीं कर रहा है. तो ये जो डेलिकेट सिचुएशन है बिटवीन एस्पिरेशन एंड रियलिटी, इसको पेरेंट्स को बड़ी मैच्योर तरीके से इसको ब्रिज करना चाहिए, इन द सेंस दैट दे शुड नो व्हाट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ माई चाइल्ड. इफ़ आई नो दैट माई चाइल्ड इज़ मीडियोकर and I have set him a goal which is beyond his reach, then it is not correct. And he should also not be setting a goal which is beyond his reach, because अगर आप ऐसा गोल सेट करोगे जो उससे अचीवेबल ही नहीं है, तब इतना प्रेशर हो जाएगा जो आप बता रहे हो कि बच्चे फिर सुसाइड भी कमिट कर देते हैं. Exactly, क्योंकि प्रेशर इतना हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट टू नो हिज चाइल्ड, उसकी पोटेंशियल, उसकी कैपेबिलिटी. सेकेंडली, आई थिंक close relationship is required. You can't just say कि बेटा तेरे 90% नहीं आएंगे या इतने % नहीं आएंगे तो तेरा ये बंद हो जाएगा, ये नहीं हम देंगे तेरे को. That is just putting pressure without knowing कि वो कोशिश कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है. तो वो कम्युनिकेशन जो है या वो नॉलेज, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है. बट टू से दैट यू डोंट हैव एस्पिरेशंस मे नॉट बी ईजी, बिकॉज एस्पिरेशंस के बिना हम आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं सकते हैं. तो आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू नो योर चाइल्ड एंड फिक्स अ गोल अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी रादर देन फिक्स अ अनरियलिस्टिक गोल. तो ये मैं समझता हूँ जिन केसेस में ये होता है अनरियलिस्टिक गोल, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत खड़ी होती है. दैट इज़ माई टेक ऑन इट. Sir, what is your view related to manifestation and perseverance in your life? Because these words are very impactful for an individual. Somehow it will change the individual personality if they'll follow these rules in their life. So these are two different things, perseverance and you said manifestation. Manifestation, sir. I believe in perseverance. I don't believe in manifestation. Okay. I feel perseverance is the key. अगर आप hard work करोगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका फल मिलेगा. हो सकता है आपको वो ना मिले जो आप चाह रहे हो, but you will get closer to where you want to be. मैंने कई लोगों से बात की है जो बहुत सक्सेसफुल हैं, और वो मेरे को ये बताते हैं कि लाइफ में 80% इज़ हार्ड वर्क, 70 to 80% इज़ हार्ड वर्क एंड 20 to 30% इज़ गुड लक. आपको लकी भी होना है, मगर वो लकी आपके कंट्रोल में नहीं है. Okay. आप हो सकते हो आप लकी हो जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको आते हो सकता है वो ना आते हों, तो वो लक फैक्टर है. हो सकता है आप उस दिन बीमार हो गए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो आपका बैड लक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. मगर जो 70 to 80% है
जो आपने परसिवेरेंस की है, जो हार्डवर्क की है, आपने फोकस रखा है, वो आपके कंट्रोल में है। तो उसी को कंट्रोल करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो। तो डोंट रिलाई ऑन गुड लक, बट हार्ड वर्क यू कैन, एंड दैट इज परसिवेरेंस। जो मैनिफेस्टेशन है, मैंने बॉर्डर ट्राई किया, मेरा तो कभी मैनिफेस्ट हुआ नहीं कुछ इसलिए मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ कि मैनिफेस्टेशन होता है। लोगों ने किताबें लिखी हैं मैनिफेस्टेशन, राइट सर, एग्जैक्टली। बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। आई हैव ओनली एक्सपीरियंस दैट जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आपको फल नहीं मिलेगा। लाइक दे से ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जब तक आप ब्रेव नहीं होगे, फॉर्चून भी आपके साथ नहीं रहती। Sir, what is the hardest decision you ever had make as a military commander? See, military commanders take many decisions, and हमें सिखाया जाता है that we have to take decisions, take them quickly. But the hardest decision is जब आप एक ऑर्डर देते हो जहाँ पे आपको पता है कि उसमें जिनको आप ऑर्डर दे रहे हो उनकी जान खतरे में आती है। ठीक, तो आप उनको ऑर्डर दे रहे हो फॉर एग्जांपल टू गो एंड अटैक सम प्लेस और कैप्चर सम प्लेस, और उसमें आपको मालूम है कि कई लोगों की मौत हो गई, बट कोई सोल्यूशन नहीं है, वो करना है अपने कैप्चर। दैट इज़ अ हार्ड डिसीजन। सो दैट डिसीजन बिकम्स हार्ड बिकॉज यू आर ऑल द वाइल थिंकिंग कि मैंने जो प्लान बनाई है वो सही है नहीं, सही है या नहीं, जो लोग हैं वो ट्रेंड हैं या नहीं, वो मोटिवेटेड है या नहीं, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट टू कैप्चर दैट, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कैप्चर दैट विदाउट लूजिंग मैन। Right. I'm thinking that these men must come back for their families because I'm answerable to their families. कि आपने हमारे बच्चे भेजे, वो मर गए, कैसे, क्यों आपने ऐसी प्लान बनाई? तो these are all questions. तो these are the hardest decisions to take for a military commander. सर, कुछ लोग अपने लिए जीते हैं एंड कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं, एंड द पीपल हु आर इन आर्मी जो कंट्री के लिए जीते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि कोई ऐसा आपका विद योर फेलोज़ कुछ ऐसा रिलेशन, कोई ऐसा इंसिडेंट ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन और एनी सिचुएशन जो आज लोगों को नहीं पता, उस टाइम पे हाउ यू मैनेज द थिंग्स, मतलब सो कामली, what is the secret behind your consistency? So I will not be able to on the spot come up with a situation जो हुआ है, because you know I've served 40 years. बट जब आप कहते हो कि कुछ लोग अपने लिए जीते हैं, कुछ अपनों के लिए जीते हैं और कुछ देश के लिए जीते हैं, तो आई थिंक जो भी फौज में हैं वो ये तीनों करते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी डिपेंड करती है उस समय के ऊपर। जब आप देश के लिए कर रहे हो तो उस समय ऑब्वियसली अपना और अपने के लिए वो कम हो जाता है, बिकॉज उस समय आप नहीं सोच सकते कि भाई मेरी जान चली जाएगी, क्योंकि अभी आप उस मोड में हो कि आपको करना है, आपको देश के लिए करना है और आपको ट्रेन किया जाता है, आपकी मोटिवेशन ऐसी रहती है। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड सब लोग अपने लिए एंड अपनों के लिए भी करते हैं। Right. कोई भी सोल्जर मरने के लिए ज्वाइन नहीं करता, ठीक है ना? Right. हम ज्वाइन करते हैं दूसरों को मारने के लिए। दुश्मन को मारना है हमको, खुद जाके मरना नहीं है। अपने को बचाना है, उनको मारना है। उसको मारते समय आप मर सकते हो, वो और बात है। सो फर्स्ट इज किलिंग एंड सर्वाइवल। अब सर्वाइवल आपके हाथ में नहीं है, सो दैट इज़ हाउ द कैजुअलिटीज़ हैपन। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत डेलिकेट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनती है उसमें। अगर उस समय जब आप देश के लिए कर रहे हो और आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दो तो फिर आप फेलियर हो जाओगे। So what is the secret behind this consistency? I think to achieve something once can be good luck, can be good performance, can be that आपकी preparation बहुत अच्छी थी उस समय। But if you are going to want to achieve success consistently, तो फिर आपको वही जो principles मैंने पहले बताए थे वो follow करने हैं perseverance के। Each time you have to work hard. Okay. You have to strive for excellence. आपको excellence अपना एक I would say DNA बनाना पड़ेगा।
that whenever I am doing something, I want to give my best. Not that करने के लिए मैंने कर दिया कि भाई, और जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम आ रहा है, सो आई मस्ट से दैट आई विल डू माई बेस्ट, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी. बट इफ़ आई जस्ट गो एंड सिट फॉर द एग्जामिनेशन एंड चलो पास हो गए, तो उसमें फिर आपको एक्सीलेंस नहीं मिलेगी एंड यू विल नॉट गेट सक्सेस. सो सक्सेस comes with consistency, with perseverance, with focus, and it has to be repeated and constantly. Like when I joined as a cadet, मेरा मकसद पहले यही था कि मैं एक कैडेट की अकेडमी में मैं अच्छा रैंक लेके आऊँ. सो यू आर वर्किंग हार्ड एंड आई गॉट द सोर्ड ऑफ ऑनर. बट आई कुड हैव सेड कि अभी मैं सोर्ड ऑफ ऑनर बन गया हूँ और मेरे को अभी अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ. नहीं, दैट चैप्टर इज़ ओवर. तो लाइफ इज़ अ बुक ऑफ मैनी चैप्टर्स. पहले आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके बाद आप अपने प्रोफेशन में जा रहे हो, फिर प्रोफेशन आप प्रोफेशन ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट, देन इट डजंट मीन लाइफ इज़ ओवर. दैट इज़ वन चैप्टर. फिर आप मान लो जैसे मैंने आयरन मैन किया, फिर वो ख़त्म है, मैं स्पीकर बनाऊँ, मैं मेंटर बनाऊँ, तो यू हैव टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ. एंड इफ़ यू कीप डूइंग दैट, then I think that is what I call success. So what inspires you to do Ironman? I think it's one of the toughest marathon. एक बहुत पर्सनल रीज़न था मेरा. तो जैसे मैंने जब आर्मी ज्वाइन की थी, IMA में आई हैड गॉट द सोर्ड ऑफ ऑनर, द गोल्ड मेडल, एंड आई गॉट 4 more medals, और 6 मेडल मिलना अभी भी रिकॉर्ड है फॉर अ पासिंग आउट कैडेट. उसके बाद मैंने आर्मी में 8 कोर्सेज़ किए, उनमें से 5 में आई वॉज टॉप एंड ऑल ऑफ देम आई गॉट अल्फा ग्रेडिंग. देन आई कमांडेड माई यूनिट. अच्छी कमांड थी मेरी, ब्रिगेड भी कमांड की, डिवीज़न भी कमांड की मैंने. उसके बाद एक रैंक और था लेफ्टिनेंट जनरल का, जो मैंने सोचा अब तो मिल जाएगा ये, बट वो नहीं हुआ. तो जब वो नहीं हुआ, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. मैंने खुद कभी माइंड में कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा. और जब मैंने बाद में पता किया, ऑल्दो इट वाज फॉर सम पेटी पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, मगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्यों नहीं हुए. फ़र्क क्या पड़ा कि हुए नहीं. और जब नहीं हुए तो मैंने अपने आप को ब्लेम किया कि कहीं कुछ कमी रह गई होगी, हो सकता है मैंने कुछ बेटर करना चाहिए था मेरे को. तो वो पूरी वो पूरी ब्रूडिंग स्टार्ट हो जाती है. आप सोचते रहते हो कि मैंने अपने आप को लेट डाउन कर दिया, अपनी फैमिली को लेट डाउन कर दिया. लोग मेरे को कहते होंगे कि ये देखो अभी रिजेक्ट हो गया, पहले सोच रहा था ये बहुत अच्छा कर रहा है. तो दीज काइंड ऑफ थॉट्स गो इनटू योर माइंड, दे केम इनटू माय माइंड आल्सो. एंड माय फॉल्ट वाज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस फेलियर. सो आई स्टार्टेड गोइंग इनटू डाउन स्लोप. ऐसी सिचुएशन आ गई थी वेयर आई वाज डिस्गस्टेड विद लाइफ. सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है लाइफ का. यू ऑलमोस्ट गेटिंग क्लोज टू डिप्रेशन. और ये मेरे साथ 10-11 महीने चलता रहा. And then I thought to myself one day that, देखो, when I joined the army, I was a sword of honor. I was always a man who led from the front. How can I now become this? I am becoming the kind of person who I hate to see. तो then I thought कुछ करना पड़ेगा मेरे को इससे निकलने के लिए. And I started thinking मैं क्या करूँ, अपने लिए क्या करूँ, because मेरा खुद का self esteem कम हो रहा था. I was, in my mind, in my own eyes, I had fallen. That listen, you let yourself down. तो देन आई केम ऑन दिस थिंग कॉल्ड आयरन मैन. और मैंने एक वीडियो देखा, मैंने कहा वाओ, अगर मैं ये कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ सो डिफिकल्ट. 3.8 किलोमीटर्स ऑफ स्विमिंग, 180 किलोमीटर्स ऑफ साइकिलिंग, एंड देन 42 किलोमीटर्स रनिंग, ऑल वन आफ्टर द अदर, एंड टू डू इट इन 17 आवर्स. तो मैंने सोचा इफ़ आई कैन डू दिस, देन इन माई आईज आई विल बी ओके. आई विल रिडीम माई सेल्फ. मेरे को अपना सेल्फ एस्टीम मिल जाएगा. So that's how I decided I'll do Ironman, and I started training. And then of course I trained for 1 year plus and did Ironman. That's how I got into the Ironman. Sir, how hard was training during that point of time? The hardest you can think of. See, I was close to 58 that time, and मैंने 3.8 किलोमीटर कभी स्विमिंग नहीं की, समुंदर में कभी स्विमिंग नहीं की, 42 किलोमीटर कभी रनिंग नहीं की. तो ये सब करना था मेरे को ट्रेनिंग. तो स्लोली लाइक बेबी स्टेप्स, पहले 500 मीटर स्विमिंग, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, ऐसे करके ना
स्विमिंग का, फिर रनिंग का, फिर साइकिलिंग का, फिर तीनों को इकट्ठे। तो एंड आई हैड अ जॉब, आई वॉज वर्किंग मॉर्निंग 9 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock आर्मी हेडक्वार्टर्स में। आई वॉज डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट। तो टाइम भी प्रॉब्लम थी। तो ये सब जो जगल करना पड़ा, ट्रेनिंग, जॉब, टाइम, फैमिली, दैट वॉज अ बिग चैलेंज। सर, आई थिंक इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं, बहुत जल्दी हार भी मान जाते हैं। आई थिंक ईच एंड एवरीबडी शुड वर्क वेरी हार्ड so that they can achieve their goal. या आई बिलीव इट, आई फील हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, हम सब आयरन मैन कर सकते हैं अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अगर आप हार्ड वर्क करोगे। In 58, sir did, I think. I did at 58, then at 59, then at 62, and next year I'll be 67. I'll do my 4th Ironman. Oh my God, great, sir, great. I think we can never ever think of. No, I'm saying everybody can do it. Right, sir. Sir, people often see the authority of a journal. So, what is the emotional burden of carrying responsibility for thousands of lives? Actually, I just, like I explained earlier, the burden is this only, that you have to, you are not only commanding them, you are responsible for them. So command is a trust. It is a trust which has been imposed on you, that these people, you are like a shepherd. Right. That they are your flock. आपने इनकी देखभाल करनी है, इनको ट्रेन करना है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, आपने इनके प्रमोशंस देखने हैं, इनकी फैमिलीज़ को कोई प्रॉब्लम है उनको देखना है, और इनको लड़ाई के लिए तैयार करना है। क्योंकि लाइक दे से इन वॉर देयर इज़ नो प्राइज फॉर रनर्स अप, ओनली वन विक्टर, अदर इज रनर्स अप, ही इज़ द वन हू लूजेस। तो आपने एक ही मौका मिलेगा और उसी मौके में आपको जीतना है जाके। सो दैट इज़ द बिगेस्ट बर्डन, एंड इन दिस एंटायर थिंग देयर सेफ्टी, देयर वेल बीइंग, देयर कमिंग बैक टू देयर फैमिलीज इज द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ मेजर। Great, sir. Sir, how do you personally define success after having achieved so much? So when I was younger, I used to think success is achieving some medal, achieving some position, achieving a title, like winning the Sword of Honor or getting promoted or doing well in some event. But then over a period of time, I realized that that is not success. That is just part of your life. You are going on in the process that you have started. Right. Today I feel that success is waking up every morning with a purpose. That Okay. I am waking up and I have to do this today. And if I can do that, then I think I'm successful. So for example, if I wake up in the morning, I am waking up in the morning and I feel today I must help somebody, inspire somebody, or make sure that I can educate somebody so that they can do something that they are trying to achieve, then I think I'm successful. So I think जो definition of success है, it keeps changing as your perspective of life changes. For me, it was what I told you, that when I was younger it was like that, now it is different. So everybody will measure success as per their perception, what they have in life. Like some people feel if you earn money, you're successful. If you get a good job, you're successful. But is that actually success? That is for them to decide. In my opinion, that is only a process. I may be rich, I may be famous, I may have everything, but I may have a hollowness within me that I'm not satisfied. So whatever gives you satisfaction, if you can be happy and satisfied, I feel then you're successful. So my mantra of life is, when people say, what is your mantra? I say my mantra is to be happy. And whatever gives you happiness, you should do, and if you can do that, then you're successful. Great, sir. Sir, society is dynamic. It changes every day. Like our laws are also changing. हमने 377 को रिमूव किया, हमने 497 को इंडिया से रिमूव किया, हमने जम्मू कश्मीर के ऊपर कुछ डिसीजंस दिए. सर, like society is changing, so just let me know, the educator during your point of time and the educator,
which the education which we are providing right now to the Gen Zs, what is the difference between that era and the education in this era? See, now there are two questions. Right. One is what is the difference, and one is The importance of education. the importance has not changed. Okay. Relationship between the mentor and the mentee, or the teacher and the student, Right. that relationship has changed by virtue of a changing society. हमारे टाइम में टीचर्स वाले गॉड, उनसे हम डरते थे, उनसे बात नहीं करते थे. लाइक आई गेव यू एन एग्जांपल, दैट टीचर वाज नाइस टू मी, सो आई एस्टैब्लिश्ड अ बॉन्ड विद हर. But normally a teacher would probably cane you. I was caned many times by my principal because not doing homework, not doing this and that other things. तो वो रिलेशनशिप उन ज़माने में टीचर और स्टूडेंट का बहुत फॉर्मल होता था, बहुत अथॉरिटेरियन होता था. आज के तरीक में आई डोंट थिंक टीचर्स कैन बी लाइक दैट, बिकॉज यू सेड सोसाइटी हैज चेंज, एंड द चेंज विच आई एम सेइंग इज teachers have to understand their students, they have to empathize with the students, they have to come to terms as to how they are thinking, get into their shoes and then teach them. So that bond is different from what it was during our time, and I feel that is the only thing which is different in the education part of it. सर आई थिंक सो अभी रिसेंट ही एक सिनेरियो हुआ था ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एडमिशन. एक पेरेंट्स मेरे पास आए एंड दे सेड कि आप जो है मैम प्लीज़, शी इज़ वेरी, मतलब शी इज़ जस्ट लाइक अ बेबी फॉर अस, आप प्लीज़ इसे डांटिएगा मत, आप प्लीज़ इसे कुछ मत बोलिएगा. So sir, according to you, how can we educate the child? Sometimes it happens that we have to scold the child in for his benefit or her benefit. So if the parents put that sort of pressures to the educator, then how can we educate? क्योंकि during मतलब your time is different and my time is different, but अगर हमारे time पे my parents was like that, कोई नहीं मारियो इसको अगर इसने नहीं पढ़ाई की तो. But in this point of time, the parents are like, no, don't touch our kid. He's very sophisticated. He can't, hold. He'll be in depression and so on. So how can we manage that sort of things? So I will quote this with an example. Your time, my time, or this time. In your time, how often did your parents beat you? Many times. And today, how often do you beat your children? Very less. But sir, I used to do such Very kind less, of things. ना? Very less. So, lots of time हो गया, very less. अब वो जो parent आया है, maybe they're not beating them at all. Maybe they're not talking, harshly or forcefully to the children at all. Right. So everybody is different. Right. So I think whilst it may be a challenge for you कि उसको कैसे काम कराना है, वो आपका challenge है और वो आपको tackle करना पड़ेगा. But I will go with the parent to say, don't be harsh. Don't be harsh with my child. उसको आप समझाओ ना, उसको आप सिखाओ, समझाओ. Counsel. हाँ, whatever techniques, and that is why you are a good educator. Right. That if without using the stick, I can teach, then I'm better than a teacher who is only using the stick to teach. Because finally, at the end of the end result तो हमें टीचिंग है ना. Right, sir. Exactly. मेथड चेंज कर रहे हैं और वो मेथड चेंज करने के लिए हमको खुद को भी चेंज करना पड़ेगा. तो आई थिंक ये चैलेंज है, एंड दिस चैलेंज आई फील इज गुड, दैट वी शुड अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट. वी नीड टू चेंज विद द टाइम्स. पहले फांसी दी जाती थी, अभी कैपिटल पनिशमेंट कई जगह पे बंद हो गई है. तो सोसाइटी इज इवॉल्विंग स्लोली. दे कमिंग टू अ टाइम व्हेन लेस एंड लेस फोर्स इज बीइंग यूज्ड. हर लॉ में भी तो है Right. कि कैपिटल पनिशमेंट हैज बीन अबॉलिश्ड. Right, sir. So there is a change there also. So we must keep that in mind. Sir, your views related to the amendments which we have done in Jammu Kashmir. Any view I related to belong that? to Jammu and Kashmir. I know. So मैं तो कहता हूँ it's a very good amendment. Okay. क्योंकि Article 370 जो था, it Right, sir. restricted people from outside J&K to come and buy any land out there, and if you can't buy land means you didn't have any stake in that place. You could come work and go back. उससे ownership कभी भी नहीं होती state की. Right, sir. And
Also then it is a very limited population only who is allowed to buy things there, so that affects the development, and it did affect the development of J&K. Removal of Article 370, I think, was the best thing that could have happened. It was wrongly imposed, in my opinion. Rest, the law has anyway given the decision. And with its removal, now you will find the things have already changed so much. आप देखो अभी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें क्या प्रोटेस्ट हो रहे थे, इतने लोगों की डेथ हो गई क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने उनके ऊपर फायर किया. और हमारी साइड कश्मीर में देखो मिलिटेंसी बिल्कुल ख़त्म हो रही है. जो मिलिटेंसी हो रही है वो भी वो जो पाकिस्तान से भेज रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को दिखाना है कि वहाँ पे गड़बड़ चल रही है, बिकॉज दैट इज़ द वे टू कीप द इंडिया पाकिस्तान डायलॉग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अलाइव. और तब उनकी आर्मी को रेलेवेंस मिलती है. अगर लड़ाई ही नहीं है तो पाकिस्तान आर्मी को रेलेवेंस क्यों मिलेगी? राइट. सो दे आर, it is fueled from them, the terrorism. But the development which has happened, the local terrorism is almost finished. It's become a smart city. वहाँ पे वो अपने F1 रेस भी एक उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, G20 समिट भी ऑर्गेनाइज किया था. तो there's a sea change and this is all thanks to Article 370. उससे पहले आप देखोगे stone pelting used to happen every Friday. पैसे मिलते थे उनको 500-500 रुपये, आप पत्थर मारो, मारते थे वो. आज की तारीख में सब बंद है. तो ये चेंज तो विजिबल है. लीविंग द लीगल एस्पेक्ट एंड लीविंग द इमोशनल एस्पेक्ट, जो विजिबल इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं वो तो सभी देख सकते हैं. तो आई फील पर्सनली वेरी गुड डिसीजन. सर, लॉ स्टूडेंट्स, जुडिशरी एस्पिरेंट्स और यंग प्रोफेशनल को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिकॉज लॉ एंड जुडिशियल सर्विसेज इज़ वेरी टफ मोस्ट एग्जाम इन द इंडिया, आई थिंक सो. सो आई थिंक मेंटल टफनेस तो सभी को चाहिए. ओके. एंड मेरे ख्याल में मेंटल टफनेस एक ऐसा सिंगल मंत्र है जो आपकी पूरी लाइफ को गवर्न करता है. एंड मैं पहले एग्जांपल दूंगा क्यों मैं ये ऐसे कह रहा हूँ, और फिर मैं बताऊंगा कैसे मेंटली टफ हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके किसी के घर में एल्डरली पेरेंट्स हैं, ठीक, राइट, जिनकी आपको देखभाल करनी है. तो आप पहले जा रहे हो काम करने के लिए, फिर रात को आते हो, आपके पेरेंट्स बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनको खाना खिलाना है, उनको मे भी नहलाना है, उनके कपड़े चेंज करने हैं. तो ये आप उनको भी देखभाल करने के लिए जब तक आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो या तो आप जॉब छोड़ दोगे या उनकी देखभाल छोड़ दोगे. अगर आपके पास बच्चे हैं जो आपकी बात नहीं सुनते, उनको भी टॉलरेट करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए. राइट. आप जॉब में हो, आपका बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत हार्श है, उसको भी टॉलरेट करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए. आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है, उसमें भी आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए. तो हर चीज़ में मैं समझता हूँ मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेंटल स्ट्रेंथ इज़ लाइक, आप फिजिकल स्ट्रेंथ बनाते हो, आप जिम जाते हो, आप फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हो. सेम वे यू कैन डेवलप मेंटल स्ट्रेंथ. इट इज़ नॉट दैट यू आर बॉर्न विद मेंटल स्ट्रेंथ, यू हैव टू डेवलप इट. सर्कमस्टांसेस मेक यू स्ट्रॉन्गर. तो कैसे बने मेंटली स्ट्रांग? एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. सर्दी आती है, हम लोग सब जाते हैं शावर लेने के लिए. क्या करते हैं? शावर में घुसे, गर्म पानी ऑन किया, नहाए, आ गए. बट अगर आप ठंडे पानी से 30 सेकंड नहाओ विंटर में, ओके, क्या होगा? तो पहली बार आप डालोगे नहीं, मैं नहीं घुस रहा अंदर, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है. आप 4-5 बार ट्राई करोगे तो हो सकता है आप 1 सेकंड के लिए घुसो, फिर 2 सेकंड्स के लिए, फिर आप देखोगे 10-15 दिनों के बाद आप 30 सेकंड्स आराम से नहा लोगे. राइट. तो क्या हुआ? पानी उतना ही ठंडा है, बॉडी आपकी वही है, मगर आपका माइंड वो स्ट्रॉन्ग हो गया. आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, मैं ठंडे पानी में नहाऊंगा. सो दैट इज़ वन वे टू इम्प्रूव मेंटल स्ट्रेंथ. अदर वेज आर, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो. हमारा कंफर्ट जोन क्या है? मान लो एक स्टूडेंट का कंफर्ट जोन, आप गए, क्लासेस अटेंड किया, घर आए, सोशल मीडिया किया, फ्रेंड्स से मिले, टीवी देखा, मूवीज़ देखी, कंफर्ट जोन. अगर उसको अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए किसी भी तरीके से, मान लो आप बोलो ओके आज ना हम एसी नहीं यूज़ करेंगे. ओके. कंफर्ट जोन इज़ एसी. राइट. हम कहते हैं एसी बंद कर दो, तो ऑब्वियसली चिक चिक होगी, राइट, ग्रम्बलिंग होगी. राइट. मगर थोड़े दिनों में आप देखोगे कि हाँ ग्रम्बलिंग तो है, बट क्या सोल्यूशन ही नहीं है, मेरे को एक्सेप्ट करना है कि एसी नहीं है. तो माइंड स्ट्रॉन्गर होता है. तो डूइंग न्यू थिंग्स
doing different things, stepping out of comfort zone, traveling, all help in improving your mental strength. एंड चाहे आप जज हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप जो भी प्रोफेशन में हो, मेंटल स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी मस्ट ट्राई एंड इम्प्रूव मेंटल स्ट्रेंथ बाय stepping out of the comfort zone. Stepping out of a comfort zone is the most important way to do strength building of mind. Sir, to become a leader, how much leadership quality is important for that person? I feel leaders are created, they are not born. तो ये नहीं है कि आप बचपन से लीडर हो, आपको सिखाया जाता है लीड करना। और लीडरशिप क्या चीज़ होती है? विनिंग इलेक्शंस इज नॉट बिकमिंग अ लीडर। लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो करेंगे, जो इंस्पायर करते हैं लोगों को। अगर गांधी जी लोगों को इंस्पायर करते थे, ओनली देन ही बिकम्स अ लीडर। अगर वो नहीं इंस्पायर करते, ही इज नॉट अ लीडर देन एनी पर्सन। सो टू बी एबल टू लीड, फर्स्टली यू मस्ट बी इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल बनने के लिए क्या चाहिए आपको? एक तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो कैरेक्टर है, दैट शुड बी इम्पेकेबल। कांट से ये चोरी करता है तो मैं इंस्पायर होता हूँ इससे, नहीं, आप ऐसे पर्सन से इंस्पायर ही नहीं होगे। तो आपकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं कैरेक्टर की, हर फील्ड में वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड, क्योंकि जब तक आप अपने थॉट्स लोगों तक नहीं पहुंचा सकोगे, वो आपको समझेंगे ही नहीं, वो आपको फॉलो नहीं कर सकते। तो लीडर मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्डली, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन योर सेल्फ। जब आपको अपने में कॉन्फिडेंस होगा, तब लोगों को आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप खुद ही लॉस्ट घूम रहे हो, तो लोगों को आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना, इस प्रकार से। एंड देन यू शुड बी यू मस्ट हैव एम्पैथी। आपको लोगों की प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए, बिकॉज यू लीडिंग देम। यू कांट से नहीं ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, आपको परवाह नहीं है, आपको जो हो रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यू हैव टू बी यू मस्ट एम्पैथाइज विद देम, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, फाइंड सॉल्यूशंस फॉर देम एंड टेक देम अलॉन्ग विद यू। सो अ लीडर इज समबडी हु लीड्स एंड पीपल फॉलो, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर ऐसे कई क्वालिटीज़ हैं, आई ओनली लिस्टेड 4-5 ऑफ देम, but there are about 15-16 qualities you can see on Google how to do them, but I've just tried to explain the few which I feel are very important. right, sir. Sir, what is the relevancy of physical fitness during this point of time? Because I think it's mandatory for your confidence. It will somehow boost your presence as well, and even I know it is very impactful for the society. So how much this thing is important to you? See, to me it's very important, but I also want to say out here that being physically fit does not mean that you have to do endurance event. You don't have to be Ironman to be physically fit, Right. or you don't have to be a marathoner to be physically fit, or you don't have to look like a Palwan to be physically fit. Right. I think everybody must be physically fit, और उसका मीनिंग क्या है? That you should be able to do all your tasks without being needing assistance from anybody. अब physically fit में एक तो है कि you should be able to do everything. Secondly is the way you also come about, your posture. God has not made you to look fat or thin or something, but आप एक देखो, नॉर्मल पर्सन एटलीस्ट यू शुड लुक कि ओवरवेट नहीं है, अंडरवेट भी नहीं है, ज़्यादा मस्कुलर भी नहीं है, अंडर मस्कुलर भी नहीं है। तो आई फील अगर आप ये सब कर लो तो यू आर फिजिकली फिट, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइक यू सेड, फॉर अदर्स टू हैव कॉन्फिडेंस इन यू, for your personality, Right, sir. for your movement, for your work. You won't get tired. If you're physically fit, you will be able to work longer hours. Right. Means your productivity is going to go up. Means you will be a better employee or a better master or whatever you are doing. So physically fit is a very important thing. And today हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपने पहले बोला था एकेडमिक्स के ऊपर पेरेंट्स जोर डालते हैं कि नंबर Right. लेके आओ, Right, sir. साथ साथ उनको ये भी देखना है कि हमारे बच्चे फिजिकली अनफिट तो नहीं हो रहे, क्योंकि हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, ओबेसिटी, heart issues, all that is happening due to unfitness. So whilst you may be focusing to get good marks,
you may be ruining your life. And I believe health is wealth. जब तक आपकी हेल्थ ठीक है ना, सब कुछ अच्छा लगता है. आप किसी भी रिचेस्ट आदमी को कल हॉस्पिटल में जब वो भर्ती हो गया ना आईसीयू में, वो बोलेगा मेरे सारे पैसे ले लो, मेरे को ठीक कर दो पहले. सो हेल्थ इज वेल्थ. यू मस्ट कीप योर हेल्थ इन प्राइम इंपॉर्टेंस and then you do everything else. So that's why physical fitness is very important. Sir, one question which I want to ask. जब एक इंसान अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट पर चला जाता है, तो उस फेम के साथ how he should have to be humble, like you. I'm seeing the person should have to be humble. Humbleness is very important. I think so. See, humbleness should not be dictated by who you are in stature or rank or position or wealth. Like I keep saying, those are only phases of life. Your humbleness will come the moment you make peace with yourself. Otherwise, all of us are fighting with ourselves only. हमें ये भी ज़्यादा चाहिए, वो भी ज़्यादा चाहिए. You know, the moment you start feeling satisfied, that's why I said success is not getting something. Success is feeling satisfied. The moment you feel satisfied, you will be happy. And when you are happy and satisfied, you will be humble. Arrogance comes when this is not in sync. You know, when satisfaction and happiness are not in sync, then you are arrogant. कुछ मिल गया, थोड़ा सा कुछ पैसे मिल गए, आप सोचते हो जी हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं. रैंक मिल गया, हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं. या हमने ये कर लिया, कुछ अचीवमेंट कर ली, तो हम यहाँ पहुँच गए. टेम्पररी. वो आए, रैंक आया, रैंक गया, पैसे आए, कल गए, बट यू आर देयर. सो यू हैव टू सी व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, एंड देयर आई फील द हम्बलनेस विल कम. सर, पेट्रोइज्म सिर्फ यूनिफॉर्म तक सीमित होती है क्या? इट इज समथिंग एल्स? नहीं. पेट्रियोटिज्म इज टू डू विद योर लव फॉर योर कंट्री. पेट्रियोटिज्म कैन कम इन एनी फॉर्म. आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, दैट इज पेट्रियोटिज्म. नहीं तो व्हाई आर यू हियर? यू कुड हैव गॉन टू एनी अदर कंट्री, यू कुड ओपन अ बिजनेस समवेयर. बट इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इन नेशन बिल्डिंग, यू आर बीइंग पेट्रियोटिक. राइट. देयर इज ऑल्सो पीपल डू मेनी थिंग्स एंड पीपल से ये कर रहा है बिकॉज इसको पैसे मिलते हैं. दैट्स ओके. You are getting money because you need money. Right. Okay, but that does not mean that you are not patriotic. So to say that, you know, say for example, if I say Adani is doing nation building by building so many industries and so much, people say, no, वो तो पैसे कमा रहा है. हाँ, कमा रहा है, but nation के लिए कर रहा है ना. Right. Even that is all patriotic. So I feel doing anything for your country, whether it is education, whether it is being a good citizen, whether you are an engineer, a doctor, whoever you are. The moment you give your 100%, you are patriotic. You are doing it for the nation. Great, sir. And you are part of the nation. When you do it for yourself, you do it for the nation. Great, sir. Sir, any 3 habits जो आप daily routine में follow करते हो in your lifestyle? And ये तो आप 2-3 बोलते हो ना, ये बहुत मुश्किल है पता. सर 3 से ज़्यादा बता दीजिए. नहीं, मैं तो कम बता सकता हूँ बिकॉज ये 2-3 सोचने में ही बड़ा टाइम Sir, which is regular, बट आई like- फील सी माई डेली हैबिट्स इज वन थिंग. आई स्पेंड टाइम ऑन माई बॉडी, क्योंकि आई बिलीव. ओके, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन एंड दिस ऑन रिकॉर्ड. हु इज योर सोलमेट? My child. सो देखो, यही तो है. योर सोलमेट इज योर बॉडी. Right. आपकी बॉडी में आपका सोल रहता है. Oh, जब तक आपका सोल रहेगा, आपकी बॉडी रहेगी. जिस दिन आपका सोल निकल गया, आपकी बॉडी को क्रीमेट, बेरी, जो भी करना कर देंगे. right. Therefore, you have to look after your body Which because is that is where you live. So I spend time with my body every day and look after it. So that is one habit. I make sure that I look after my body. Okay? So one is physical exercise. Secondly, I look after my body and the nourishment I give it. Sahi khana, you know. Thirdly, I try and see how I can contribute. Today, I'm not working as a regular job or something, but I still want to give to people. So that's how I try and do motivational talks or mentorship or write a book, things like that. So to give back. So these are the 3 things which I can off the cuff tell you. Great, sir.
सर आप 8 times TEDx is one of the prestigious platform जहाँ आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं. सर जस्ट एनी क्वालिटी विच एवरी स्पीकर शुड रिक्वायर कि उसके पास होनी चाहिए while giving the speech in front of the public or while motivating the student. So I'll give some tips. Qualities so you have to develop. Right. Firstly, confidence. You must believe में आप क्या बोल रहे हो. You must believe in yourself. मैं जो भी बोलूँगा अगर मैं खुद ही उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ ना तो लोगों को भी वो कन्विंसिंग नहीं लगेगा. Right. So you must have belief in whatever you're saying. Then comes your oration. So like they say RSVP, rhythm, speech, volume and pitch. Okay. So you must have that, the rhythm should be there when I speak, I can't be flat. Okay. So it has to be, then they have the speech has to be clear. Right. The volume can't be too loud, too low. And the pitch, I can't be shrieking or I can't be too bass, like ज़्यादा ही bass डाल रहे हैं बीच में. So RSVP is, people can read up about it. So you must look at your diction through RSVP. You must speak slowly. A lot of people speak very fast. Give the person time to understand and absorb your sentence before coming to the next sentence. So like that. Then your body language when you talk, you must use your hands, you must be able to, because they just emphasize what you're saying. Right. Your facial expressions, your body language all augment your speech. Speech तो मुंह से निकल रही है but body language adds to it. So if you look at these few things, and there are many more, I think anybody can be a good orator. I don't know if I'm a good orator. Being TED Talk doesn't mean that I'm a good orator, but I'm just telling you what I feel can help people contribute to and become a good orator. Sir, as you told me that you're fond of books, so sir कोई एक book या कोई personality जिसने आपकी life पर सबसे ज़्यादा impact डाला हो? अब book की बात कर रहे हो तो मेरी next महीने मैं book launch कर रहा हूँ. Oh, great sir. So that is the book. But otherwise, the personality who has impacted. Sir, name of the book? The name of my book is The Road Back to Me. Okay. Yeah. So can you tell something like summary or? Actually, The Road Back to Me is a book about how to tackle failure. How to. Failure is reality. Right. Failure is universal. Right. Everybody around us has faced failure sometime or the other. Now, when we face failure, most of us get into a zone, like I told you that I had got into, but don't come out of it. And that is what leads to when you said students are committing suicide. Right, sir. That is due to fear of failure or failure. उनको इतना वो situation में आ जाते हैं कि वो suicide कर रहे हैं. But my book is to say that everyone faces failure, and if you try, you can come out of it. So the story revolves around that. Fracture, perseverance, and then rebuilding, like that. Great, sir. And the person who really inspired me was, so there is a woman. Okay. And she doesn't know that she inspired me. Okay. So when you were asking me Iron Man के बारे में, और मैंने बोला मैं कोई चैलेंज ढूंढ रहा था, तो जो वीडियो मेरे को मिला था वो इस लेडी का था. She is a practicing nun in United States. When she was 48 years of age, तो उसको किसी ने रनिंग में डाला, एक प्रीस्ट ने. एंड एट 52 उसने अपना पहला आयरन मैन किया. फिर उसने आयरन मैन किया 40 टाइम्स. द लास्ट आयरन मैन शी डिड व्हेन शी वाज 83 years of age. Great. Okay. So मेरे को उसका Her good name, sir? Her name is Sister Madonna. Okay. और अगर आप YouTube पे डालोगे आयरन नन, Okay. तो उसके वीडियोस आ जाएंगे. तो मेरे को उनका वीडियो मिला था, और जब मैं देख रहा था मैंने कहा शी इज़ 83 एंड शी इज़ डूइंग आयरन मैन, आई एम ओनली 58. तो शी बिकेम माई इंस्पिरेशन, एंड आई हैव फॉलोड हर एंड ट्रैक्ड हर एंड बीन इंस्पायर्ड बाय हर जर्नी. ग्रेट सर. अब आपने जस्ट यू लेट मी नो कि आपने मुझे बताया कि एक विमेन. सो आई जस्ट वांट टू आस्क, what is the definition of feminism according to you? Because people are not able to understanding the right definition of feminism.
क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को लगता है कि अगर कोई एक टेम्पल है लाइक सबरीमाला डिस्प्यूट, और आपको अगर उस टेम्पल में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, एंड सो देयर शुड बी इक्वालिटी देयर, बट अकॉर्डिंग टू मी सर, टेम्पल इज समवन पर्सनल बिलीफ, लाइक रिलीजन इज योर ओन बिलीफ. तो अगर आपको मना किया है तो इट्स ओके, देन व्हाई शुड यू गो देयर? फेमिनिज्म, इक्वालिटी कैन बी shown in competition. Why in temple? So what is the word relevancy for you, that feminism? What do you mean by that word? So for me, I agree with you. I feel that feminism has been overhyped, and to create a situation which may not be practical always. Women and men are not the same. I keep saying women can do everything a man can do, Right, sir. and much more. Much more. Men can't do everything that a woman can do. So why are we trying to equate men and women? Nature has not made us the same. I feel feminism should be equal opportunity. In law, whatever a woman passes, whatever a man passes is same. Okay? And that is equal opportunity. If a woman can become, if a man can become Chief Justice, a woman can become Chief Justice. That is feminism, equal opportunity. But it can't be you exchange roles. A woman can't become a man can't become a woman. I've seen a lot of households in India saying, pointing to their girls and saying, ये तो हमारा लड़का है. आप उसको डाउन कर रहे हो क्या? क्योंकि वो लड़के से ज़्यादा कर सकती है, तो आप अपनी लड़की को लड़का क्यों बना रहे हो? तो मेरे ख्याल में, दिस इज माई थिंकिंग, आई थिंक वी हैव गॉन रॉन्ग इन दिस ओवर हाइपिंग ऑफ फेमिनिज्म. It should be limited to equal opportunity, and there is a role for everybody. You do your roles. You want to do some other role, you do that also. The opportunity should be there. नहीं उड़ा सकते, मत उड़ाओ. इसमें ये तो है नहीं कि लड़की होना है, लड़का होना है, हर चीज़ में ये चीज़ नहीं चलती. So I agree with this. Even sir, day before yesterday I was scrolling a reel. So वहाँ पे दो women's थी. One was Miss Indira Gandhi, and one is the actress with the name of Mrinul Thakur. So इंदिरा गांधी को किसी ने ऐसे इंटरव्यू में, सेम योर पॉइंट ऑफ व्यू, किसी ने रिजेंबल किया, मैम यू आर जस्ट लाइक अ, यू आर जस्ट टैकलिंग थिंग्स लाइक अ मैन. शी सेड नो नो नो, शी इज लाइक दिस इज ऑफेंडिंग फॉर मी. Yeah, it is. आई एम द women, why are you calling me men? And why are you comparing me with the men? And same thing, एक दूसरी women को कहा गया, the actress, she said, oh so happy that my parents are saying that thing, that you are just like a boy for us. So sir, it's all about mentality, because आपका मैंने view देखा, it's the same view, because it's all about mentality, that we should not think that in that sort of manner. हमने stereotype कर दिया. We have stereotype के boys are superior to girls. ये हमारी mentality बनी हुई है. Right. Traditionally. उसको, that is now manifesting in what we are seeing. There should be equality, equal opportunity. That is feminism, and the law has made it very clear: equal inheritance, equal opportunity. So that is, I think, that is feminism for me. So sir, according to you, equality before law is a negative concept as compared to equal protection of law. This is very technical what you're asking. Sir, You have to explain it to me there now. are two concepts in our law. One is equality before law, and one is equal protection of law. So aren't both the same? Equal protection of law is about equal treatment in equal circumstances. What it is the real meaning of equality. So our law has also gone wrong in this, no? Okay. They have given this, now women don't have that equal, whatever you call it. Equal Because treatment if in I equal as a woman say this guy has misbehaved with me, then it is the onus on him to Right. now say that no, I have not Right, done right. it, and I have to prove it, Right. or I'll be in prison. But if a man says the same thing, the woman is not picked up. Right. So therefore there is a little bit of inequality out there. Right, sir, right.
Sir, some rapid fire questions for you. Sir, what is success for you? One word answer. Happiness. Failure, Reality. discipline, Necessity. India, Motherland. leadership, Inspiration. family, Bonding. happiness. Success. Great, sir. Sir, one last question. अगर कल से इंडिया का हर लॉ स्टूडेंट आपकी लाइफ की सिर्फ एक हैबिट अडॉप्ट कर सके तो वो हैबिट कौन सी होनी चाहिए और क्यों? इसका मैंने पहले भी आपको बताया था, तो 3 पूछ लिए थे आपने मेरे को, अभी आप एक पे आए हो। only one habit. वन इज डिसिप्लिन। ओके सर। सेल्फ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन में थोड़ा फ़र्क होता है। डिसिप्लिन वो होता है कि जैसे आपकी एकेडमी है, आपके कुछ रूल्स हैं, टाइम से आना है, ये कपड़े पहनने हैं, ऐसे बैठना है, वो डिसिप्लिन है। बट सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? जो मैं बिना किसी के बताए अपने लिए कर रहा हूँ। आई वेक अप in time, I do my work in time, whatever is expected by my parents, by my teachers, by my friends. So you are working on your own. I feel self-discipline is one habit which if people can imbibe, you will do well in life. थैंक यू सो मच सर। तो आज हमारे साथ जुड़े थे मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा जी, और आज की बातचीत सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है बल्कि एक लीडरशिप, सक्सेस, हाउ टू टैकल द फेलियर्स, परसिवेरेंस की मास्टर क्लास है। सर से हमने सीखा कि ज़िंदगी में जीतने के लिए सिर्फ दूसरों से जीतना ज़रूरी नहीं होता बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाना ज़रूरी होता है। तो इसी बात को, इसी पॉडकास्ट को मैं आज एंड करना चाहूँगी विद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शायरी ऑफ मोहम्मद इकबाल, दैट खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। सो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड।